Good morning, students, and welcome, students, in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today, we are discussing the another topic of pharmacology, especially BSc Nursing second year का 7th यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर हम बात पहले डिस्कस कर चुके थे कि ड्रग यूज़ इन डी एडिक्शंस, और सेकंड चैप्टर आपका 7th यूनिट का है ड्रग यूज़ इन CPR एंड एमरजेंसी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं CPR एंड एमरजेंसी में जो ड्रग यूज़ करते हैं. बिफोर डिस्कसिंग द ड्रग यूज इन CPR एंड एमरजेंसी, वी आर इंट्रोड्यूस द अबाउट द CPR. जैसे हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रेस्टिकेशंस. ठीक है, CPR is an immediate therapy that may be initiated for cardiac and respiratory arrest failure when patient suffering from breathlessness and pulselessness. ठीक है, ब्रीथलेस एंड पल्सलेस, यानी CPR क्या है, जैसे हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रेस्टिकेशंस, मतलब एक थेरेपी, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम, जिसमें इमीडिएट थेरेपी है, जिसमें क्या है कि अगर किसी पर्सन का कार्डियक अरेस्ट हो, हार्ट काम करना बंद कर दे, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो जाए, सांस लेना बंद कर दे, यानी कि उस पेशेंट की पल्स भी ख़त्म हो जाए, पल्स नहीं हो और ब्रीथिंग भी रुक जाए, तो उस कंडीशन में हम उसको दोबारा सर्वाइव करने के लिए, दोबारा उसकी जान बचाने के लिए सर्वाइव करने के लिए CPR का यूज़ करते हैं. जिस CPR टेक्निक में हम उसके सर्कुलेशन को और किसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन साथ साथ उसके मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम को दोबारा इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो CPR ये टेक्निक आर यूज टू आर्टिफिशियली मेंटेन द बोथ सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट. यानी कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उसको हम उसके ब्लड को सर्कुलेशन को किसी तरीके से बढ़ाएं, वो CPR टेक्निक से बढ़ाते हैं. साथ में उसके वेंटिलेशन यानी कि उसके इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रोसेस है, उसको भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं. जिसमें क्या होता क्या है, आपने देखा होगा, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पेशेंट हो गया, जैसे किसी को सांस नहीं आ रही है, ना ही उसका आपने पहले देखा हार्ट बीट देखी, हार्ट नहीं चल रहा है, फिर उसके बाद आपने नेक के आसपास उसकी पल्स देखी, पल्स भी नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में दोनों हाथ को उसके चेस्ट पर, जस्ट स्टर्नम जो बोन होती है उसके ऊपर हम प्रेस करते हैं, और उसको लगभग हम 13 टाइम प्रेस करेंगे झटके से, और 13 टाइम प्रेस करने के बाद में फिर हम 30 टाइम प्रेस करने के बाद में फिर हम ओरल माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज़ उसको इंस्पायरेशन उसको हम बैलून की तरह हवा भरते हैं, या उसे हम फूंक मारते हैं, जिससे कि उसके लंग्स में किसी तरह से ऑक्सीजन पहुँचे और वो लंग्स दोबारा एक्टिवेट हो जाएँ. तो ये रेशियो अगर फिर 30/2 का चलता है. 30 बार आपने उसको हार्ट पे प्रेस किया, और उसके बाद 2 बार आपने माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज आपने उसे ऑक्सीजन दिया, एयर दिया, जिससे कि आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया, जिससे कि वो दोबारा उसका सर्कुलेशन शुरू हो जाए और उसका रेस्पिरेशन शुरू हो जाए, और वो दोबारा सर्वाइव कंडीशन बन जाए. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर जैसे हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो उसका क्या हो, क्योंकि ब्रेन में अगर 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ब्रेन की टिश्यू होते हैं डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. 5 मिनट के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और 5 मिनट तक और नहीं पहुँचेंगे ब्रेन के टाइम, जहाँ 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँची तो डैमेज होना शुरू हो गए, और जब 5 मिनट तक नहीं पहुँचेगी, 5 से 10 मिनट के अंदर ब्रेन के सब टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, और ब्रेन के टिश्यू डैमेज होते ही क्या होगी, पर्सन की डेथ हो जाती है. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी का अगर पल्स रेट जा रहा है या ब्रीथ रेट जा रहा है तो उस कंडीशन CPR दें. CPR देने पर क्या होगा कि हम ब्लड को उसके ब्रेन में सर्कुलेट कर सकते हैं, और साथ में ऑक्सीजनेटिक ब्लड होता है, वो आसानी से ब्रेन तक पहुँच सकता है बाय द CPR टेक्निक. और जब एक बार पहुँच गया और एक बार इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया, तो वो उस पर्सन की जान बच सकती है. अदरवाइज 10 मिनट तक उसके पर्सन की ब्रेन में ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उस पर्सन की डेथ क्लियर है. तो ये बहुत इमरजेंसी क्लियर है CPR टेक्निक है, आप लोगों को साथ सिखाई गई होगी. लेकिन इसकी CPR टेक्निक अलग से मैं बात करूँगा, अलग से एक वीडियो बनाऊँगा बाद में आप लोगों के लिए. तो यहाँ पर क्या है, इट इन्वॉल्व द क्लियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मे बी नेसेसरी टू ओपन द एयरवे बिफोर CPR. यानी कि पहले तो इस प्रोसेस में ये होता है कि हम जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं उसको हम
क्लियर करते हैं ताकि एयर देते समय कोई बीच में कोई मुंह में या कुछ नाक में कुछ फंस नहीं गया हो, उसको क्लियर कर देते हैं ताकि एयर को हम आसानी दे पाएँ CPR देने से पहले। उसके बाद मैनुअल कंप्रेस द हार्ट को हम बार बार कंप्रेस करते हैं जिससे कि उसकी हार्ट बीट दोबारा इनिशिएट हो जाती है। और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन आइदर बाई माउथ टू माउथ एंड माउथ टू नोज, और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं माउथ टू माउथ दे सकते हैं या माउथ टू नोज देते हैं। और ये 30/2 का रेशियो चलता है। 30 बार कंप्रेस करेंगे, 2 बार उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देंगे, फिर 30 बार कंप्रेस करेंगे, फिर 2 बार वेंटिलेशन दें, जैसे ही। और ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। और जिस हो सकता है कि आप 2 या 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करें तो तुरंत वो अपने आप ही सांस लेना शुरू कर दें। लेकिन ये विदिन 15 मिनट के अंदर काम होना चाहिए। ज़्यादा टाइम लगाया 10 से 15 मिनट तो आदमी की डेथ हो जाती है। अगर उसकी पल्स रेट नहीं चल रही है, ब्रीथ रेट नहीं चल रही है और 10 मिनट ओवर हो चुके हैं तो डेथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी CPR की। अब बात करते हैं ड्रग यूज CPR के में मतलब है CPR देने के बाद में कुछ ड्रग होती हैं जो उसको दोबारा हीलिंग में हेल्पफुल होती हैं, जैसे आपकी एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन एक एड्रेनर्जिक ड्रग्स है जो स्टिमुलेट करती है हार्ट बीट को और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को, जिससे हार्ट बीट स्टिमुलेट हो जाएगी। अगर आपने एपिनेफ्रिन दी किसी को, हार्ट रेट उसका हार्ट बीट भी चली गई है तो एपिनेफ्रिन देने पे क्या होगा, हार्ट उसका काम करना शुरू कर देगा, हार्ट बीट शुरू हो जाएगी और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो जाता है। बेसिकली डोज और रूट इसकी हम IV रूट से दिया जाता है 1 mg पर ml दिया जाता है हर 3 मिनट में। जैसे जितने हर 3 मिनट, एक बार दिया फिर 3 मिनट तक देखा, फिर एक बार दिया फिर 3 मिनट तक देखा, जहाँ उसकी वेंटिलेशंस और उसका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए उसके बाद इसकी डोज को हम रोक देंगे। फिर आता है नेक्स्ट ड्रग, आपका ड्रग आती है एट्रोपिन। इट एक्ट एज इंक्रीज द हार्ट रेट बाई इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ वेगस नर्व्स। अगर वेगस नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसका हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसको एंटागोनाइज करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन की वजह से क्या होगा कि वेगस नर्व से जो भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे, जिससे कि हार्ट रेट ना कम होगी ना ही कॉन्ट्रैक्शन पावर कम होगी, जिससे हार्ट ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पंप कर पाता है। इसकी डोज रूट ये होता है कि 2 से 3 mg हम एडल्ट को देते हैं और 20 mg बाई kg हम दे सकते हैं। उसके हिसाब से हम चाइल्ड के वेट के हिसाब से उसकी डोज निकाल सकते हैं और ये IV रूट से दिया जाता है। इसके अलावा आपका आइसोप्रोटीनोल है, ये भी आपका बीटा ब्लॉकर एडिनर्जिक ड्रग है। बीटा एडिनर्जिक ड्रग है और गिवन टू द हार्ट रेट गिव टू हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ मायोकार्डियम। बेसिकली क्या बीटा एडिनर्जिक ड्रग है, आपने जब एडिनर्जिक पढ़ी होंगी, शायद मैडम ने पढ़ाया होगा आप लोगों के लिए। तो एडिनर्जिक ड्रग में ये होता है कि जब एडिनर्जिक रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, बीटा 1 बीटा 2। अब बीटा 1 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिविटी पावर बढ़ेगी, हार्ट ज़्यादा अच्छा काम करता है, हार्ट ब्लड ज़्यादा पंप करेगा, हार्ट की बीट बढ़ जाती है। इसी तरीके से ये जो आपका आइसोप्रोटीनोल है ये आपका एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, जिसके एडिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिविटी पावर बढ़ जाएगी और हार्ट अच्छे से काम कर सकता है। और बेनिफिशियल द ट्रीटमेंट ऑफ कंप्लीट एसिस्टोल, और जब कंप्लीट एसिस्टोल हो यानी कि सिस्टोलिक फेज कंप्लीट नहीं हो पा रही है उस हार्ट के लिए, तो उस कंडीशन में हम इसे आइसोप्रोटीनोल दे सकते हैं। डोज और रूट की बात करें तो 1 mg डाइल्यूट इनटू 50 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइस में डाइल्यूट करके हम उस पेशेंट को IV रूट से दे सकते हैं। फिर आता है आपका 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड जो होती है। ये कैल्शियम बहुत जरूरी है, आपको पता होगा कैल्शियम के बिना कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम के सोल्यूशन को देना बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम जब हमारे हार्ट में या हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट पहुँचेगा तो बहुत चीज़ों में कॉन्ट्रैक्शन आसानी से पॉसिबल है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है यानी कि कैल्शियम की वजह से क्या हुआ, इट प्रोवाइड ए स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हम कैल्शियम का अमाउंट को देते हैं। अगर कैल्शियम अमाउंट किसी की बॉडी में ब्लड में कम हो गया है तो उसका हार्ट जो होगा प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, उस पंप को बढ़ाने के लिए हमें क्या होगा, उसमें कैल्शियम अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, कैल्शियम हमें देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ 10% कैल्शियम क्लोराइड या 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये क्या करते हैं, एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम आइंस एंड आल्सो यूज इन द केस ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाँ, ये कंडीशन और वजह मैं आपको क्लियर कर दूँ इस चीज़ से पहले। देखिए हमारे बॉडी में 4 आयन होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन। 2 आयन ऐसे हैं जो हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं और 2 आयन होते हैं जो हमारी बॉडी को डिप्रेस करते हैं। इसमें सोडियम और कैल्शियम बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन। कोई भी काम को स्टिमुलेट करने के लिए, कोई काम को बढ़ाने के लिए, कोई काम को एक्टिवेट करने के लिए हमारे दोनों आयन होते हैं जो बॉडी को स्टिमुलेट करें, हार्ट को स्टिमुलेट करें, ब्रेन को स्टिमुलेट करें। तो कौन सी हैं, सोडियम एंड कैल्शियम। जबकि पोटेशियम और क्लोरीन का अमाउंट बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन, सप्रेशन आता है। तो वहाँ पर CNS हमारी बॉडी
के जो फंक्शन होते हैं वो घटने लगते हैं। इन द कंडीशंस द लेवल ऑफ पोटेशियम इज इंक्रीज, द लेवल ऑफ क्लोरीन इंक्रीज। अगर पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है तब कंडीशन में भी हाइपरपोलराइजेशन होगा, हमारी बॉडी के फंक्शन कम होने लगेंगे। और अगर क्लोरीन लेवल बढ़ रहा है तब भी हमारी बॉडी के फंक्शन कम होने लगेंगे। तो इसलिए अगर बॉडी में, अगर हार्ट में पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है, पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हार्ट अपना प्रॉपर अमाउंट में काम नहीं कर पाएगा, यानी हार्ट बीट या हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। यानी हाइपर कैलेमिया कंडीशन भी खतरनाक होती है। तो उस कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, हमें कैल्शियम ज़्यादा देना पड़ेगा। जब कैल्शियम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक कार्डियक स्टिमुलेशन हो जाएगा, यानी कि इट एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन ज़्यादा हो गए हैं या हाइपर कैलेमिया जैसी कंडीशन हो गई है, ब्लड में पोटेशियम अमाउंट ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को एंटागोनाइज करने के लिए कैल्शियम 10% कैल्शियम ग्लूकोनाइड या कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हैं। डोज और रूट की बात करें तो ये लगभग 500 से 1000 mg तक इसकी इंजेक्शेबल डोज रहती है टेबलेट के फॉर्म में, और 10% कैल्शियम ग्लूकोनाइड IV या IM रूप से दिया जाता है। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपका बेसिकली इट इंक्रीज द बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा जाता है। आपको पता ही होगा कि सोडियम जितना अमाउंट में हमारी ज़्यादा होगा तो सोडियम की वजह से क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो कहा जाता है डाइट में आप सोडियम कम लीजिए। अगर उसके ब्लड में सोडियम कम है या बॉडी में सोडियम कम है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर उसका डाउन होता जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा, सोडियम हमें देना पड़ेगा। यानी किसी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर हाइपोवॉलेमिक कंडीशन है, हाइपोटेंशन है, तो उस कंडीशन में क्या हो, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट देना पड़ता है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज द बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। इट आल्सो रिड्यूस द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डेवलप ड्यू टू द टिश्यू एनोक्सिया। और इसके अलावा ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब कि हमारी ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा हो गई या ब्लड की pH बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और कम होने के कारण क्या होता है, जब लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजन किसी भी बॉडी के पार्ट में नहीं पहुंचेगी तो वहाँ के टिश्यू क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। और टिश्यू डैमेज क्यों होते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो हमारी बॉडी की जो सेल हैं वो एनारोबिक पाथवे से काम करना शुरू करती हैं। और जब एनारोबिक हाँ, तो हम कहाँ थे, सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर। तो इसकी डोज जो मैंने बताया था, अब जब एनॉक्सिया जब एनॉक्सिया मतलब हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की जब नहीं होगा, तो ऑक्सीजन की नहीं होने पर, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनारोबिक पाथवे जो होगा, एनारोबिक पाथवे जैसे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है लास्ट प्रोडक्ट। और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर एसिडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। और एसिड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ही हम ओवरकम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। इसकी डोज 1 to 5% इन्फ्यूजन दिया जाता है बाई द IV रूट। नेक्स्ट ड्रग है आपकी लिडोकेन, जिसे हम ज़ाइलोकेन के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया में जाता है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया मतलब क्या है, जब हमारा बॉडी के हार्ट जो है उसका रिदम गड़बड़ हो जाता है, बॉडी ट्रीटमेंट वेंट्रिकुलर एरिथमिया कंडीशन देते हैं। डोज और रूट की बात करें तो 50 से 100 mg इसकी डोज होती है। IV रूट से दे सकते हैं, और IM रूट से दे सकते हैं तो 300 mg डोज होती है। बेसिकली इसी वेंट्रिकुलर एरिथमिया कंडीशन, यानी कि जब हमारे हार्ट की वेंट्रिकल्स ढंग से काम नहीं कर रहे हों, उस कंडीशन देते हैं। नेक्स्ट है आपका डोपामिन। डोपामिन को इंट्रोपिन के नाम से जानते हैं। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड प्रेशर। ये बेसिकली हमारे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करने में काम आते हैं। और इट प्रोड्यूस द बेसिक कॉन्स्ट्रक्शन इन द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हैं उसमें कॉन्स्ट्रक्शन करने, उनके कॉन्स्ट्रक्शन और रीनल आर्टरी में कॉन्स्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डोज और रूट की बात करें तो इन्फ्यूजन 0.5 mcg पर kg दिया जाता है। इसके अलावा आपका बर्टीनियम टाइसोलेट होता ही है, जिसे जो बेसिकली आपके वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशंस एंड वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में यूज होते हैं। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा पैपिलेटेशन बढ़ जाए, यानी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी एक पोर्शन की, स्पेशली वेंट्रिकल्स की, तो उस कंडीशन में ये यूजफुल होते हैं। अब आते हैं ड्रग यूज इन इमरजेंसी कंडीशंस। Emergency drugs are first line drug used to treat the medical emergency. A nurse must have knowledge to action and indications of these agents. जो वैसे इमरजेंसी ड्रग क्या है, फर्स्ट लाइन एजेंट्स होते हैं जो मेडिकल इमरजेंसी में यूज़ किए जाते हैं, और इसके बारे में नर्स को नॉलेज होना ज़रूरी है। किस पर्पज़ से इसका क्या काम होता है, क्या एक्शन होता है, और किस पर्पज़ से इसे यूज़ किया जा सकता है।
और इमरजेंसी ड्रग्स में बेसिकली CPR ड्रग्स सभी आती हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग आते हैं, एंटी कन्वर्सेंट ड्रग आते हैं, सीवियर पेन किलर आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ड्रग होती हैं जो इमरजेंसी ड्रग्स में आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डोपामिन की। डोपामिन की बात करते हैं। डोपामिन इन्हांस द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन्स एंड स्टिमुलेट द सिम्पैथेटिक एक्टिविटी डोपामिन इन्हांस द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड स्टिमुलेट द सिम्पैथेटिक सिस्टम। यानी डोपामिन क्या करते हैं, बेसिकली आपके जो एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन्स के लेवल को बढ़ा देते हैं और स्टिमुलेट करते हैं सिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए। ठीक है। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ है मायोकार्डियल एंड ब्लड प्रेशर। ये आपके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। एंड इट प्रोड्यूस द कॉन्स्ट्रक्शन, बेसिक कॉन्स्ट्रक्शन इन स्केलेटल मसल्स एंड रीनल आर्टरी। पहले हम बात की थी हमने, स्केलेटल मसल्स में जो आर्टरी जा रही हैं और रीनल आर्टरी आ रही हैं उनमें कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। डोज कितनी है, 2 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IV रूट से देते हैं। इंडिकेशन बेसिकली कार्डियक और हाइपरवोलेमिक शॉक की कंडीशन में डोपामिन को दिया जाता है। ठीक है। मतलब बताया कि एपिनेफ्रिन जब बढ़ेगा तो आपका स्टिमुलेट हाइपर सिम्पैथेटिक सिस्टम को, सिम्पैथेटिक सिस्टम में स्टिमुलेशन होने से क्या हुआ, हार्ट के फंक्शन इंप्रूव होते हैं, इसलिए डोपामिन को यूज़ किया जाता है। पेंटाजोसिन क्या है, ओपिएट एंटागोनिस्ट है, टू इंड्यूस एनाल्जेशिया एंड सेडेशन एंड डिक्रीज द हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ बॉडी। बेसिकली ये करते हैं, पेंटाजोसिन आपकी ओपिएट एगोनिस्ट है, यानी ओपिएट यानी कि जो मॉर्फिन वाले रिसेप्टर होते हैं उसी को एक्टिवेट करते हैं। उसको एक्टिवेट करने की वजह से एल्जेशिया यानी कि पेन कम महसूस होगा, पेन का सेंसेशन कम हो जाता है, सेडेशन थोड़ा नींद जैसी कंडीशन आती है और हमारे बॉडी को जो स्टिमुलेशन हाइपर स्टिमुलेशन बॉडी हो जाती है उसको डिप्रेस करते हैं। डोज इसकी कितनी है, 50 से 100 mg ओरल दी जाती है, जबकि IM से 30 to 60 mg दी जाती है अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। एंड इंडिकेशन क्या है, क्रोनिक पेन कंडीशन में इसको दिया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन है जो आपकी ये नेक्स्ट ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, वो जो आपकी डायलेट द कोरोनरी आर्टरी, इनहांस द सप्लाई ऑफ ब्लड टू इस्केमिक एरिया ऑफ द हार्ट। ये बेसिकली आपकी कोरोनरी आर्टरी जो होती है, जो आपकी मायोकार्डियल मसल्स में ब्लड लगी जाती है, उसको ये डायलेट करती है और ब्लड को ज़्यादा अमाउंट में पहुँचाती है इस्केमिक एरिया ऑफ द हार्ट। मतलब इस्केमिक एरिया हार्ट मतलब जो वो हार्ट का वो एरिया जहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच रही है, वह ऑक्सीजन ज़्यादा क्वान्टिटी में पहुँचेगी और ये मतलब हार्ट अटैक कंडीशन जो होती है जिसमें इस्केमिक एरिया में मतलब हार्ट के डिफरेंट टिश्यू में जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, वो एंजाइना कंडीशन या हार्ट अटैक कंडीशन, उसमें ये इस पर यूज़फुल हो सकती है। इस तरह डोज कितनी होती है, 5 mg पर kg पर मिनट है। इंडिकेशन कैसे कंडीशन दी जाती है, अकॉर्डिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दे सकते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन में और पल्मोनरी एडीमा में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं, हार्ट अटैक, सीवियर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पल्मोनरी एडीमिया यानी कि ब्लड प्रेशर जो ब्लड हमारा उसमें पहुँच रहा है, मतलब कि लंग्स में पहुंच रहा है, वो बहुत स्पीड से पहुंचे और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ब्लड लंग्स में पहुंचने लगे और वहाँ से रिसीव कम हो जाए तो उस कंडीशन पल्मोनरी एडिमा कहते हैं कि मतलब लंग्स में ब्लड जा रहा है लेकिन रिसीव कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट ड्रग है लोराजीपाम। लोराजीपाम की गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो डिक्रीज करेगा हमारे ब्रेन के हाइपर स्टिमुलेशन के लिए, क्रेनियल नर्व्स ऑफ इम्पल्स को कम करते हैं। इसको हम कन्वल्सन में, एंजाइटी में, इंसोम्निया में यूज़ करेंगे। कन्वल्सन की डोज 0.1 mg पर kg, एंजाइटी के लिए 5 mg OD और इंसोम्निया के लिए 2 mg HS मतलब सोते समय दिया जाता है। सॉर्बिट्रेट एक ड्रग है जिसका भी यूज़ हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं। इट प्रोड्यूस ए बेसोडाइलेशन, डिक्रीज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इंक्रीज द ब्लड फ्लो बाई कोरोनरी आर्टरी टू इस्केमिक एरिया ऑफ द हार्ट। बेसिकली ये वेसल्स को डायलेट करेंगे, साथ में जो हमारे ब्लड जो हार्ट के ऊपर जो लोड है, जो डिक्रीज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हार्ट पर लोड भी कम पड़ेगा और इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरी बाई द कोरोनरी आर्टरी टू इस्केमिक एरिया हार्ट। मतलब जो जहाँ पर जिस हार्ट के जिस एरिया में जिस टिश्यू में ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड नहीं पहुँच जाता वहाँ पे ये ब्लड के फ्लो को बढ़ा देते हैं। और इसकी डोज कितनी होगी, 10 से 30 mg TDS होती है। इंडिकेशन क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस में इसे यूज़ किया जाता है। फिर आता है नेफ्रिडिफिन। नेफ्रिडिफिन क्या है, कैल्शियम ब्लॉकर है जो कि मायोकार्डियल सेल्स हैं और स्मूथ मसल सेल्स हैं, उनमें जो कैल्शियम होते हैं उनको स्केलेटन होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और कैल्शियम की जब एंट्री इन सेलों में नहीं हो पाती है तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि हार्ट का लोड भी कम हो जाएगा और वेसोडाइलेशन होगा, यानी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं।
डोज क्या है इसकी 10 to 30 mg OD है, एक बार दिया जाता है। इंडिकेशन क्या है, हाइपरटेंशन और एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में ही इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। नाउ कम टू द सल्बुटामॉल। सल्बुटामॉल ये स्टिमुलेट करती है बीटा 2 एडेनिन रिसेप्टर के लिए। अब बीटा 2 एडेनिन रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होगा तो हमारी ब्रोंकाई जो होती है, ब्रोंकाई यानी कि ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं डायलेट होने लगती हैं, ये क्या करेंगे, ब्रोंकियो डायलेशन करेंगे। डोज क्या रहती है 10 mg बाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो किसी पेशेंट को चल रही होती है तो ऑक्सीजन के साथ में दिया जाता है 10 mg उसके ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जब चल रही हो तो ऑक्सीजन के साथ में 10 mg डाल दिया जाएगा और 10 mg उसकी 8 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन चल रही है उसके साथ में पहुंच जाए। और बच्चों के लिए बात करें तो 5 mg पहुँचे कब, जब 8 लीटर पर मिनट 8 लीटर पर मिनट जो ऑक्सीजन चल रही है रेट से उसमें पहुंच जाए। ठीक है। इंडिकेशन क्या है इसका, अस्थमा और ब्रोंकीपास में ब्रोंकियोस्पाज्म में यूज़ किया जाता है। फिर फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड बेसिकली क्या करते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन क्लोरीन आयन को लूप ऑफ फिनल जो होता है नेफ्रॉन्स का पार्ट और डिस्टल ट्यूबुल नेफ्रॉन्स का पार्ट होते हैं, वहाँ पर सोडियम क्लोराइड आयन को एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाते हैं, यानी कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यूरिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा। डोज क्या होता है 20 से 40 IB होता है। इंडिकेशन एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में दिया जाता है। ठीक है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में बता चुका हूँ आपको क्या होता है। और फिर डेक्सट्रोज भी एक इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड ए वाटर एंड ग्लूकोज टू द पेशेंट को ग्लूकोज और वाटर प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट बॉडी फ्लूइड की और ग्लूकोज की या एनर्जी की भी। ठीक है, जो पर्सन फ्लूइड नहीं ले रहा है, कोई फ्लूइड नहीं खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, तो उस पर्सन को ग्लूकोज डेक्सट्रोज की थेरेपी भी रखना पड़ता है। डेक्सट्रोज की वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड की पूर्ति हो रही होती है, साथ में उसके ग्लूकोज बॉडी को मिलता रहता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। डोज इसकी 5% सोल्यूशन में, 10% सोल्यूशन, 20% आइसोटोनिक सोल्यूशन में दिया जाता है, जो कि IV रूट से दिया जाएगा। इंडिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम ना हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे जितना होना चाहिए, उसके लिए इसका ब्लड डेक्सट्रोज लेवल को दिया जाता है। नॉर्मल साइन जिसे NS बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये आपका 0.19% NaCl आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, जो हमारी बॉडी फ्लूइड की और इलेक्ट्रोलाइट की जो डिफिशियंसी होती है उसको पूरा करता है। डोज कितनी होती है 20 ml पर kg दी जाता है। इंडिकेशन बेसिकली एनाफिलैक्टिक शॉक हो और हाइपोवोलेमिया हो, हमारी बॉडी में ब्लड कम हो गया हो, ब्लड कम हो गया हो या वॉल्यूम कम हो गया ब्लड का और एनाफिलैक्टिक शॉक पड़ा हो, साथ में इसे इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी होती है, उस कंडीशन में दिया जाता है। लास्ट में आपकी एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जो मैंने बताया था, एडेनिन जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स है, ये बेसिकली हार्ट रेट को स्टिमुलेट करते हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेंगे और ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, क्योंकि एनाफिलैक्टिक जब शॉक पड़ता है तो उस पेशेंट को ना हार्ट काम करने लगता है, साथ में उसकी जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है वो कोलैप्स कर जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो जो एनाफिलैक्टिक शॉक होता है उस कंडीशन में एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन ही तुरंत दिया जाता है, जो बेसिकली 1 mg 1 ml गिवन एवरी 3 मिनट IV रूट से हम दे सकते हैं, या उसे IM से भी देते हैं। 1 mg पर ml दिया जाता है, जब जैसे 3 मिनट तक दिया और उसको रिलीफ मिल जाता है तो उसे तो ठीक है, नहीं मिलता है तो दोबारा डोज दी जाती है। तो ये आपके कंप्लीट हुए दोनों टाइप के ड्रग यूज इन CPR एंड इमरजेंसी। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, आपको लगता है ये वीडियो किसी हेल्पफुल हो सकता है जरूर से शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट तक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।